केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केबीएस के द्वारा बहुप्रतीक्षित प्राथमिक टीजीटी और पीजीटी के अलावा नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी का विज्ञापन जारी कर दिया है। आप स्क्रीन पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग निम्न बिंदुओं पर बात करेंगे, कौन कौन से अभ्यर्थी हैं पात्र इसमें आवेदन करने के लिए, बीएड वाले अभ्यर्थी प्राथमिक के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, डीएलएड वाले अभ्यर्थी टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, मिनिमम एज लिमिट क्या है, मैक्सिमम एज लिमिट क्या है, इसके अलावा सीटेट वाले ऐसे अभ्यर्थी जो पहली बार सीटेट की परीक्षा में दिसंबर 2022 में सम्मिलित हो रहे हैं, क्या वो अप्लाई कर पाएंगे या नहीं, परीक्षा का पैटर्न क्या है, चयन प्रक्रिया क्या होगी, इंटरव्यू होगा या नहीं, साथ ही साथ कॉम्पिटेंसी टेस्ट क्या है, किस प्रकार का सिलेबस है, कितने नंबर्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, कितना समय दिया जाएगा, निगेटिव मार्किंग, ऐसे तमाम प्रश्न जो आपके मन में उठ रहे होंगे केबीएस की भर्ती से लेकर के पूरे डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं, इस वीडियो के बाद से आपको दूसरी किसी वीडियो को यूट्यूब पर सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, परीक्षा जो होगी वो पूरी तरीके से ऑनलाइन होगी। यहां पर आप देख सकते हैं, द रिक्रूटमेंट एग्जाम विल बी कंडक्टेड थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी होगा। ठीक है, कंफर्म है ये कि परीक्षा ऑनलाइन हो रही है। प्राइमरी स्तर की बात करें तो यहां पर कैटेगरी वाइज आप सीट देख सकते हैं, और अगर टोटल सीट की संख्या की बात करें तो 6414 टोटल सीट हैं। ठीक है, और कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं टोटल 6414 सीट है प्राइमरी स्तर के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं जो वुमेन कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं यानी जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको एज रिलैक्सेशन में गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो गवर्नमेंट का रूल है उन्हीं के अनुसार इसमें भी एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर अपर लिमिट जो है प्राइमरी के लिए, ध्यान से समझिएगा, प्राथमिक के लिए अपर लिमिट 30 वर्ष है, यानी जनरल वाले जो अभ्यर्थी हैं मैक्सिमम 30 तक ही अप्लाई कर पाएंगे। और इसके अलावा जो ओबीसी से संबंधित अभ्यर्थी हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको आगे दिखा दूंगा, ओबीसी से संबंधित अभ्यर्थी हैं उनको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। जो एससी एसटी से हैं वो 5 साल का रिलैक्सेशन है, और जो वुमेन कैटेगरी के हैं वो उनको 10 साल का रिलैक्सेशन है। यानी कि अगर आप जनरल वुमेन कैंडिडेट हैं तो आपको 40 साल तक आवेदन करने का मौका दिया गया है, और अगर आप ओबीसी कैंडिडेट से संबंधित हैं तो 3 वर्ष ही आप को छूट दिया गया, यानी 33 वर्ष मैक्सिमम एज लिमिट हो जाएगी। और अगर आप एससी एसटी से संबंधित हैं तो 35 वर्ष आपकी मैक्सिमम एज लिमिट हो जाएगी। बहुत से महिला अभ्यर्थियों का यह भी प्रश्न हो सकता है कि अगर वो फीमेल कैंडिडेट का 10 ईयर का जो एज रिलैक्सेशन ले रही हैं, यानी 30 के बाद 10 साल और यानी 40 साल, और अगर मान लीजिए एससी से संबंधित है तो क्या 5 साल और मिलेगा? नहीं। अगर आप वुमेन कैटेगरी का रिलैक्सेशन ले रही हैं तो आपको अन्य कोई भी रिलैक्सेशन एज में नहीं मिलेगा, यानी मैक्सिमम वुमेन कैटेगरी से संबंधित अभ्यर्थी 40 साल तक के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए यहां पर देखिए, बीएड के संदर्भ में स्पष्ट शब्दों में लिखा गया कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पूरी तरीके से पात्र हैं। लेकिन जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी विचाराधीन है, पीआरटी में बीएड की एलिजिबिलिटी को लेकर के, जिस प्रकार से माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने इनको एक तरीके से वैध नहीं माना था और एनसीटी के उस 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था, उसके बाद से मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। तो जो मामले में फैसला आएगा माननीय सुप्रीम कोर्ट के तहत, वो फैसला इस भर्ती पर पूरी तरीके से लागू किया जाएगा। यानी अगर भविष्य में बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया जाता है प्राथमिक से, तो इस भर्ती से भी बीएड अभ्यर्थी स्वतः ही बाहर माने जाएंगे, ऐसा साफ शब्दों में लिखा गया है। यहां तक क्लियर। अब चलिए अब बात कर लेते हैं यहां पर सैलरी की। सैलरी का पे स्केल आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही एक तरीके से सम्मानजनक स्कोर कहा जा सकता है। 35,400 से लेकर के 1,12,400 इनका पे स्केल रहने वाला है। बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए। अब बात कर लेते हैं प्राइमरी टीचर्स के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या हो सकता है। देखिए, अगर आप सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स के साथ 2 ईयर डिप्लोमा किए हुए हैं तो आप पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। अगर आप बीएलएड कोर्स किए हैं तो भी आप भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने स्पेशल एजुकेशन में 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स किया है तो भी आप भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन किया है 50% मार्क्स यहां पर कंपलसरी रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, बीएड वाले अभ्यर्थी जिनका ग्रेजुएशन में 50% है वही केवल अप्लाई कर पाएंगे, स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है। ठीक है, और साथ ही 6 माह का आपको ब्रिज कोर्स करना ही होगा 2 साल के अंतर्गत, वो जो एनसीटी का गाइडलाइन था उसके अनुसार लिखा गया। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं आप, क्वालिफाइड इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 1, यानी कि
जो अभी तक ये कयास लगाए जा रहे थे और पेपर में खबर प्रकाशित हुई थी कि जो इस बार सीटेट की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं वो भी पात्र हो जाएंगे, लेकिन केवीएस ने उनको पात्र नहीं माना है। अगर आप पहले से पात्र हैं तो ही आवेदन कर पाएंगे, मतलब कि पहले से अगर आप सीटेट क्वालिफाइड हैं तो ही आवेदन कर पाएंगे, अन्यथा की कंडीशन में इस बार जो अप्लाई कर रहे हैं सीटेट में वो पात्र नहीं माने गए हैं केबीएस के द्वारा। ठीक है, यहां पर देख लीजिए। और साथ ही साथ प्रोफिशिएंसी टू टीच थ्रू इंग्लिश और हिंदी मीडियम मांगा गया है। और डिजायरेबल में आप देख सकते हैं नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। बीएड, डीएलएड, बीएलएड, स्पेशल बीएड, स्पेशल डीएलएड सब कोई पात्र है प्राथमिक के लिए। और बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि 50% आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए, 50% से कम ग्रेजुएशन वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बहुत से अभ्यर्थियों का यह प्रश्न हो सकता है कि जो पीजी के बेस पर बीएड के हुए हैं क्या वो पात्र होंगे, तो इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से उनके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, तो ये अभी एक संशय का विषय है। हालांकि माननीय कोर्ट ने इसके समक्ष, इसके संदर्भ में एक बार क्लियर कर दिया था और एनसीटी को गाइडलाइन भी जारी किया गया था कि जो 50% की अनिवार्यता है उसको खत्म कीजिए। बावजूद इसके केबीएस और अन्य जो रिक्रूटमेंट बॉडीज हैं अभी तक इस मामले को लेकर के ढो रही हैं। इसको किस प्रकार से केबीएस भविष्य में ट्रीट करेगा या फिर मामले निश्चित तौर पर कोर्ट में जाएंगे अगर उनको पात्र नहीं माना जाता है, क्योंकि पहले ही माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के संदर्भ में इसके संबंध में फैसला दे दिया गया था कि जो 50% की अनिवार्यता है उसको खत्म कर दिया जाए। तो अभी इस नोटिफिकेशन के अनुसार अनिवार्यता रखी गई है और अभी भी 50% से कम वाले अभ्यर्थी ग्रेजुएशन में जो बीएड वाले हैं वो पात्र नहीं माने गए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन के लिए क्या एज रिलैक्सेशन है, उसमें कुछ छूट बताई गई है, उसका कुछ खास आप लोगों से लेना देना नहीं। जो एक्स सर्विसमैन होंगे उनसे उसका लेना देना। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं द कट ऑफ डेट ऑफ डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज लिमिट एक्सपीरियंस ईटीसी विल बी 26/12/2022। यानी कि साफ शब्दों में लिखा गया है कि जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आवेदन की अंतिम तिथि की यानी 5 दिसंबर से शुरू होकर के 26 दिसंबर तक चलेगा। यानी 26 दिसंबर जब आवेदन की अंतिम तिथि तक आपके पास मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो जाने चाहिए। यानी कि जो भी आपकी बीएड मांगी गई है, जो भी डीएलएड मांगी गई है, जो भी सीटेट मांगा गया है वो 26 से पहले का होना चाहिए, 26 दिसंबर से पहले का होना चाहिए। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनके मन में ये डाउट हो रहा होगा जो बीएड अभी कर रहे हैं या फिर डीएलएड कर रहे हैं वो आवेदन कर सकते हैं कि नहीं, तो नहीं कर सकते हैं। क्लियर शब्दों में लिखा गया है कि आवेदन की अंतिम तिथि से पहले आपके पास सभी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस को लेकर के आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि कोई एक ऐसा अभ्यर्थी है जो सीटेट में जनरल में फाइट किया हुआ है और ईडब्ल्यूएस में क्या इसमें आवेदन कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाने वाली सीटेट की परीक्षा में ईडब्ल्यूएस का कोई भी एक तरीके से कैटेगरी नहीं होता है। उस कंडीशन में आप ईवीएस आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस, माफ कीजिएगा मैं बार बार ईवीएस शब्द यूज कर रहा हूं। ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात की जा रही है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े स्वर्ण जाति के अभ्यर्थी हैं उनकी बात की जा रही है कि उनके लिए यहां पर देखिए कुछ क्राइटेरिया है कि इन क्राइटेरिया के अंतर्गत अगर आप आते हैं तभी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आप प्रोड्यूस करेंगे। मतलब कि आपकी जो सालाना इनकम होगी सभी स्रोतों से वो 8 लाख से कम होनी चाहिए और ये सभी चीजें यहां पर मेंशन की गई हैं। ठीक है, चलिए। और यहां पर बहुत से अभ्यर्थियों का यह प्रश्न आ रहा था कि क्या जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो स्टेट लेवल का चलेगा या सेंटर लेवल का। तो देखिए ये केंद्र स्तर की भर्ती है, तो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो आपका सेंटर लेवल का चाहिए। बहुत से अभ्यर्थियों का यह डाउट रहता है कि सेंटर लेवल का बनेगा कैसे, क्या केंद्र सरकार बनाती है? नहीं, आपकी राज्य सरकार ही इशू करेगी, लेकिन वो सेंटर लेवल का होता है। उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा रहता है कि ये केंद्र स्तर की शिक्षक भर्तियों में केंद्र स्तर की भर्तियों में सम्मिलित होने के लिए पात्र है। ठीक है, तो वो केंद्र स्तर का होना चाहिए। ठीक है, स्टेट लेवल वाला नहीं चलेगा, ध्यान से सुन लीजिए, केंद्र स्तर का होना चाहिए। चलिए अब एक बार ईडब्ल्यूएस के बारे में भी यहां पर महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा गया। देखिए, द कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट वैकेंसीज रिजर्व फॉर ईडब्ल्यूएस मस्ट प्रोसेस इनकम एंड asset certificate as closing date online application for this advertisement. Accordingly, these candidates are required to produce valid income and asset certificate during डॉक्यूमेंटेशन स्टेज। यानी कि जो कुछ भी ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी सर्टिफिकेट लगा रहे हैं उनका फिर से डॉक्यूमेंटेशन के समय यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये सभी चीजें जांची जाएंगी कि वाकई में आपके पास है या फिर आप फर्जी बनवा लिए हैं। तो ये सब चीजें आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। यहां पर एक और सीटेट के बारे में जानकारी दी गई है। इन केस ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी अ वैलिड सीटेट सर्टिफिकेट इशूड बाय सीबीएसई और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यानी कि सीटेट के संबंध में स्पष्ट लिखा गया है कि इस बार जो अप्लाई कर रहे हैं वो वैलिड नहीं होगा, लास्ट डेट से पहले आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, चलिए
अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन का मोड क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ऑनलाइन परीक्षा होने वाली है, कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा, और ये इन सभी राज्यों में होगी। लगभग सभी राज्यों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सभी राज्यों में एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है kvssangathan.nic.in, उसी के माध्यम से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। यहाँ तक क्लियर। अब इसकी फीस की अगर हम लोग बात कर लें तो प्राइमरी टीचर्स के लिए 1500 रुपये फीस निर्धारित किया गया है। ठीक है, 1500 रुपये फीस निर्धारित किया गया है। और अगर हम लोग बात करें SC ST और PH और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए, तो इनके लिए कोई भी फीस नहीं है, वो 0 रुपये में अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर ई नंबर का पॉइंट देख सकते हैं, नो फी इज रिक्वायर्ड टू पेड बाई कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST PH एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। फी वंस डिपॉजिटेड सेल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज। यानी कि SC ST PH और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फीस नहीं है, उनका 0 फीस है। ठीक है, और जो जनरल कैंडिडेट से और OBC से संबंधित अभ्यर्थी हैं उनके लिए फीस 1500 रुपये निर्धारित किया गया है। चलिए अब पेपर के पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा होंगे, स्कीम फॉर एग्जाम फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ PRTs। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 180 नंबर का पेपर होगा। 180 जो प्रश्न आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चन टाइप प्रश्न आएंगे। ठीक है, जो कि 1 नंबर के होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। और इस 180 प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको 180 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी 3 घंटे की ये पेपर होने वाली है। यहाँ पर देख सकते हैं जो पेपर होगा उसमें जो पार्ट 1 है वो प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, यानी कि 20 नंबर का लैंग्वेज से प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें जनरल इंग्लिश से 10 अंक के और जनरल हिंदी से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। पार्ट 2 जो होगा ये एक ही पेपर में चल रहा है, ऐसा नहीं कि अलग अलग पेपर होगा, एक ही पेपर में अलग अलग पार्ट वाइज यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है। पार्ट 2 जो होगा वो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी का होगा, जिसमें से GA से संबंधित 10 अंक के प्रश्न, रीजनिंग से संबंधित 5 और कंप्यूटर से संबंधित 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से देख सकते हैं पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशनल एंड लीडरशिप, यानी कि जो आप CDP सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं, इससे 60 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद से देख सकते हैं प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जो कि 60 अंक का होगा। और डेमो टीचिंग, ध्यान दीजिएगा, जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मेंशन किया गया है कि डेमो टीचिंग कराई जाएगी, वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। और डेमो टीचिंग 30 अंक का होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट है उसमें पहला होगा डेमो टीचिंग जो कि 30 अंक का होगा, और दूसरा होगा इंटरव्यू जो कि 30 अंक का होगा। यानी प्राइमरी में भी इंटरव्यू है, और इंटरव्यू से पहले 30 अंक का आपका एक डेमो टीचिंग होगा कि आप पढ़ाने में सक्षम है या नहीं। परीक्षा आप पास कर लेंगे, इसका कतई भी मतलब ये नहीं है कि आपको नियुक्ति मिल जाएगी। आपका डेमो टेस्ट होगा और उसके बाद से आपका इंटरव्यू भी होने वाला है। ठीक है, उसके बाद से जो फाइनल मेरिट बनेगी वो कैसे बनेगी एक बार देख लेते हैं। देखिए, जो रिटन टेस्ट है और जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी है, इसका 70% रिटन टेस्ट का और 30% आपका जो डेमो टेस्ट है और जो फाइनल इंटरव्यू है उसका 30% वेटेज दिया गया है। ठीक है, यानी 70 और 30 का रेशियो रहेगा आपके रिटन एग्जाम और जो आपकी डेमो और इंटरव्यू होगी। डेमो और इंटरव्यू को एक साथ मिला करके प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी बोला जा रहा है। यानी कि आपका रिटन एग्जाम में मार्क्स का 70% वेटेज और 30% वेटेज आपके प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी को दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट पर। यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हैं। देखिए, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, ये सब सिलेबस दिए गए हैं, और जनरल अवेयरनेस का सिलेबस देख सकते हैं, ये सब कुछ देख सकते हैं, पूरा सब कुछ दिया गया है। और थोड़ा सा मैं और नीचे जाऊँ तो यहाँ पर ये पूरा सिलेबस दिया गया है। देखिए, यहाँ पर एक नोट करके पॉइंट लिखा गया है, द इंटरव्यू इज 60 मार्क्स इंक्लूडिंग डेमो टीचिंग एंड इंटरव्यू। द वेटेज ऑफ रिटन टेस्ट, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड इंटरव्यू विल बी 70:30। Final merit list will be based on the performance of the candidate in written test, professional competency and interview। तो फाइनल मेरिट जो बनेगा वो आपका इन्हीं तीनों के बेस पर बनने वाला है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों एक बार बात कर लेते हैं TGT, PGT और नॉन टीचिंग जो जॉब्स हैं, नॉन टीचिंग जो वैकेंसीज हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं असिस्टेंट कमिश्नर के यहाँ पर कुल 52 पोस्ट हैं। इसके अलावा प्रिंसिपल के देख सकते हैं 239 पोस्ट हैं, वाइस प्रिंसिपल के देख सकते हैं 203 पोस्ट हैं। और यहाँ पर PGT की बात की गई है। देखिए, PGT के यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज अलग अलग टोटल कितने पोस्ट हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। हिंदी का 172, इंग्लिश का 158, फिजिक्स का 135, इस प्रकार से प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग दिया गया। इसी प्रकार से आप TGT का भी देख सकते हैं। तो TGT में भी यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सबके अलग अलग टोटल पोस्ट दिए गए, और काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर वैकेंसी है। तो आप सभी जरूर अप्लाई करिए। यहाँ पर देखिए लाइब्रेरियन के भी दिए गए हैं, टोटल 355 पोस्ट हैं। और प्राइमरी टीचर म्यूजिक
वो जो आपने प्राइमरी टीचर का देखा था वो अलग था, और ये म्यूजिक से संबंधित प्राइमरी टीचर का अलग से वैकेंसी आया हुआ है, 303 पोस्ट आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनेंस ऑफिसर का देख सकते हैं 6 पोस्ट बताया गया है, और असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल का 2 पोस्ट बताया गया। इसी प्रकार से असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का 156 पोस्ट, ये सभी अन्य पोस्ट हैं। चलिए अब मेन मुद्दे पर चलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लें असिस्टेंट कमिश्नर का, तो यहाँ पर पे स्केल आप देख सकते हैं 78,800 से 2,09,200, और असिस्टेंट कमिश्नर का ये सब देख सकते हैं। इसके बाद से प्रिंसिपल का देख सकते हैं। उसके बाद से थोड़ा सा और मैं नीचे जाता हूं तो यहाँ पर देखिए पीजीटी का दिया गया है। पीजीटी के टोटल 12 सब्जेक्ट से संबंधित यहाँ पर दिए गए हैं, और पीजीटी का जो पे स्केल है आप देख सकते हैं 47,600 से लेकर के 1,51,100 रुपये। बहुत बड़ा स्केल है, और इसी को ध्यान में रखते हुए आप लोग अपना पढ़ाई करिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो सभी सब्जेक्ट्स जिसकी भी डिमांड की गई है पीजीटी में, उसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। जैसे कि देखिए इंग्लिश की अगर हम लोग बात करें तो इंग्लिश में आपका पीजी होना चाहिए, और यहाँ पर देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन में, एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी कोर्स और रीजनल कॉलेज और एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन दीज कंसर्न, और मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका 50% होना चाहिए। 50% से कम वाले, जिनका पीजी में 50% से कम है, वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे पीजीटी के लिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश के लिए इंग्लिश में आपका पीजी होना चाहिए, हिंदी के लिए हिंदी में पीजी होना चाहिए, और साथ ही साथ संस्कृत में भी पीजी होना चाहिए। देखिए हिंदी की मैं बात कर लूँ तो जिस प्रकार से यूपी में होता है उसी प्रकार से यहाँ पर भी दिया गया है हिंदी और संस्कृत विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं फिजिक्स के बारे में भी दिया गया है, सबका अलग अलग यहाँ पर कैटेगरी दिया गया है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर देख सकते हैं आप इसी प्रकार से, और पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए देख सकते हैं ये मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिए गए हैं। इसी प्रकार से अगर अब हम लोग बात करें ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी की, तो इसमें कुल 9 सब्जेक्ट से संबंधित पेपर हैं, और इनकी जो पे स्केल है वो 44,900 से लेकर के 1,42,400 है। ठीक है, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगा गया है, और बैचलर डिग्री में यानी आपके ग्रेजुएशन में 50% कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। 50% से कम वाले अभ्यर्थी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट्स में यहाँ पर एक तरीके से ग्रेजुएशन होना चाहिए जिस भी सब्जेक्ट्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री मांगा गया है। बीएड आपका टीजीटी में अनिवार्य है, बीएड वाले अभ्यर्थी ही टीजीटी में अप्लाई कर पाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर बात करते हैं सीटेट पेपर 2 वाला आपका क्वालिफाई होना चाहिए टीजीटी में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, और प्रोफिशिएंसी इन हिंदी और इंग्लिश मांगा गया है, तो सीटेट चाहिए और ग्रेजुएशन तो चाहिए ही चाहिए, और बीएड चाहिए टीजीटी के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और अगर हम लोग बात कर लें पीजीटी के लिए, तो पीजीटी के लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री मांगा गया है, और प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इंग्लिश और हिंदी मीडियम मांगा गया है। यानी कि पीजीटी में भी आपको बीएड डिग्री मांगा गया है, यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जो बीएड नहीं है केवल पीजी किए हुए वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आप साफ शब्दों में देख लीजिए, यहाँ पर देखिए पीजीटी वाला मैं खोला हुआ हूँ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इसको जब मैं स्क्रॉल डाउन होकर के नीचे जाता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं बी करके लिखा हुआ है बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो बीएड भी मांगा गया है पीजीटी में। तो आप लोग स्पष्ट शब्दों में समझ लीजिए कि बिना बीएड के आप ना तो टीजीटी में अप्लाई कर पाएंगे और ना पीजीटी में अप्लाई कर पाएंगे। तो बीएड वाले अभ्यर्थी देखिए उनके लिए क्या क्या किस में अप्लाई कर सकते हैं आप। अगर आप बीएड के साथ पीजी हैं तो पीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन तो होंगे ही, तो टीजीटी में तो बीएड वाले अप्लाई करेंगे ही करेंगे, और प्राइमरी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं बीएड वाले अभ्यर्थी। लेकिन अगर बात करें डीएलएड की, तो डीएलएड वाले अभ्यर्थी सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी में अप्लाई कर सकते हैं, आप टीजीटी पीजीटी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये हो गया पूरा डिटेल। अब चलते हैं नीचे और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं क्या। तो यहाँ पर थोड़ा सा एज लिमिट के बारे में मैं बताना चाहूँगा। तो देखिए जो ये टीजीटी का है उसके लिए एज लिमिट 35 वर्ष निर्धारित किया गया है। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन पहले के हिसाब से आपको दी जाएगी। इसी प्रकार से देख सकते हैं आप टीजीटी का 35 वर्ष है, और अगर मैं आपको पीजीटी का दिखाऊं तो चलिए मैं आपको पीजीटी का भी दिखा देता हूं। देखिए ये पीजीटी का है, तो पीजीटी के लिए अपर एज लिमिट 40 वर्ष निर्धारित किया गया है। ध्यान से समझिए, प्राइमरी के लिए 30 वर्ष, टीजीटी के लिए 35 वर्ष और पीजीटी के लिए 40 वर्ष एज लिमिट निर्धारित किया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते जाते हैं। आगे आप बढ़ेंगे तो इन्हीं का सिलेबस वगैरह के बारे में डिस्कस किया गया है। तो
इंटरव्यू वगैरह इसमें भी रखे गए हैं। तो ये पूरा एक तरीके से डिटेल्ड सिलेबस है जिसके बारे में आप अगर इच्छुक हैं तो आवेदन कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको जितने भी बीएड और डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं, कम से कम आप प्राइमरी के लिए तो अप्लाई जरूर ही कर लीजिएगा। और अगर आप टीजीटी पीजीटी में करना चाहते हैं तो बेशक जरूर करिएगा, क्योंकि इससे बेहतर और इतना बड़ा वैकेंसी आपको शायद ही भविष्य में देखने को मिले। सभी पोस्ट के लिए सभी सब्जेक्ट से संबंधित यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं और यहाँ पर एग्जाम सेंटर्स दिए गए हैं कि किस किस सिटी में टीजीटी पीजीटी के एग्जाम होंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, देखिए फी की, तो टीजीटी और पीजीटी के लिए यहाँ पर 1500 रुपये निर्धारित किए गए, अलग अलग आपको पे करना होगा। और साथ ही अलग अलग अगर पोस्ट की बात करें, प्रिंसिपल के लिए आपको 2300 रुपये फीस निर्धारित किया गया है। हद से ज़्यादा, मतलब फीस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा 5 तारीख से लेकर के 26 दिसंबर तक आप आवेदन कर पाएंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट kvssangathan.nic.in पर। तो ये पूरा डिटेल्ड सिलेबस हो गया। और निगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूं तो इस नोटिफिकेशन में कहीं भी निगेटिव मार्किंग का जिक्र नहीं किया गया है, यानी निगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया, ठीक है। और उम्मीद करता हूं मैं सारे डाउट्स आपके मन में जो भी उत्पन्न हो रहे हैं सबको क्लियर कर दिया। बावजूद इसके अगर आपका प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।